नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और प्राचीन सभ्यताओं के अंदर हमने जो है वो 8 सभ्यता कंप्लीट कर ली थी, या फिर 3 बोलते हैं तो 3 सभ्यताएं हमने कंप्लीट कर ली थी। और आज बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता की। दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता किस स्थान पर विकसित हुई है और विकसित किस स्थान पर हुई है, तो वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है, और उस नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और बात करें कि जो गणेश्वर सभ्यता है उसको ताम्रयुगी सभ्यता की जननी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिएगा दोस्तों, और एक बार वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दो। उसके बाद शुरू करते हैं गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता कुछ इंपोर्टेंट सभ्यता की है और माना जाता है ये सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है गणेश्वर सभ्यता के बारे में। और हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता के। चलिएगा, हेडिंग लगा लीजिए गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। और इसे आपके प्राचीन इसको जो गणेश्वर सभ्यता है उसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, खोजकर्ता के बारे में, और जो उत्खनन करता आते हैं उनके बारे में भी देखेंगे। चलिए, हेडिंग सुंदर सी रहेगा, हेडिंग डालो गणेश्वर सभ्यता। सुनी सी हेडिंग डालो गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। और आज हम दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। गणेश्वर सभ्यता का अगर पूछे तो उत्खनन कहां से होता है, गणेश्वर सभ्यता किस स्थान पर स्थित है, तो आपकी बात करें नीम का थाना आता है, नीम का थाना। और दोस्तों ये नीम का थाना है वो कहां स्थित है, तो वो देखेंगे नीम का थाना है वो सीकर के अंदर है, सीकर। दोस्तों नीम का थाना सीकर के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता का उद्भव होता है या फिर गणेश्वर सभ्यता वो का जन्म होता है गणेश्वर सभ्यता का नीम का थाना सीकर के अंदर। अगर बात करें दोस्तों गणेश्वर सभ्यता की जो नदी की बात करें तो किस नदी के किनारे थे, जैसे यहाँ पर आपके खंडेला की पहाड़ियां है। दोस्तों यहाँ पर आपके खंडेला की पहाड़ियां है, और इसी खंडेला की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो नदी है, ये एक नदी आती है गणेश्वर सभ्यता की। इस जो पहाड़ी का नाम है वो कौन सी पहाड़ी है? आपके खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियों से नदी का एक उद्गम होता है, खंडेला की पहाड़ी। तो खंडेला की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम आता है, कौन सी नदी है? कांतली नदी। कांतली नदी, फिर या फिर उसे हमें कांटली नदी भी बोलते हैं, वो कुछ भी बोलो, कांतली नदी। और इसी नदी को क्या कहते हैं? तोरावाटी नदी भी बोलते हैं, तोरावाटी नदी। तोरावाटी नदी यानी जो कांतली नदी जिसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है, और ये दोस्तों झुंझुनू के अंदर जाकर लुप्त हो जाती है। दोस्तों ऐसे 2 जिले आते हैं जहां पर कोई नदी नहीं है, जैसे बीकानेर और चूरू। लेकिन इस नदी को पता चल जाता है कि आगे यहाँ पर चूरू आने वाला है, और ये चूरू आने से पूर्व या चूरू आने से पहले क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। और दोस्तों ये नदी है वो आपके झुंझुनू जिले को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, और ये सीकर व झुंझुनू जिले के अंदर रहती है। खंडेला की पहाड़ी सीकर से इसका उद्गम होता है, और जिसका नाम होता है कांतली नदी। और इसी कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? गणेश्वर सभ्यता। और तो कांतली नदी के बारे में कुछ मोस्ट फैक्ट बात करें तो आता है कि राजस्थान की, या फिर बात करें कि ओवरऑल जो अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात आती है तो आती है वो आपके घग्गर नदी, जो अंतरराष्ट्रीय नदी है घग्गर नदी, जो आपके शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और पाकिस्तान अबाट फोर्ट तक जाती है, फोर्ट अबाट तक जाती है। लेकिन बात करें कि अगर राजस्थान के ये पूर्णतः अंतर्वाय जो पूर्णतः कौन सी नदी है? अंतर्वायु नदी कौन सी है? पूर्णतः आंतरिक नदी बात करें तो आपकी कांतली नदी आती है, जो राजस्थान में पूर्णतः अंतर्प्रवाह की अंतर्प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अगर दोस्तों लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई आती है वो टोटल, लेंथ की बात करें तो लेंथ आती है आपकी 100 किलोमीटर।
जो राजस्थान के अंदर पूर्णतः सबसे लंबी अंतर प्रवाह की नदी है कांतली नदी। और दोस्तों वर्तमान के अंदर ये नदी है वो सूख चुकी है, लेकिन कहा जाता था ये नदी जो गणेश सभ्यता के टाइम में ये नदी है वो आपके 12 मासी नदी थी या फिर नित्यवाही नदी थी गणेश में। उसके बारे में भी हम जानेंगे कि कहाँ से प्रमाण मिलता है कि ये नदी 12 मासी नदी थी। चलिए दोस्तों बात करें इसके खोजकर्ता की बात करें तो नदी की, और दोस्तों बात करें इसी नदी के उपयोग हमें बांध के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी इस प्रकार से इसी नदी पर क्या है बांध बने हुए मिलने के साक्ष्य प्राप्त होता है, उसके बारे में भी देखेंगे, बांध के बारे में देखेंगे। चलिएगा खोजकर्ता की बात करें अगर, यानी जो गणेश सभ्यता इसकी खोज किसने की, तो खोज आती है आपके किसने, R.C. अग्रवाल यानी R.C. अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी, और वो की गई थी 1972 के अंदर, यानी 1972 के अंदर वो R.C. अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर खोज की गई थी। चलिएगा अगर बात करें उत्खननकर्ता की, कौन सा उत्तर, अगर दोस्तों बात करें यहाँ से उत्खननकर्ता की बात करें तो उत्खनन यानी R.C. अग्रवाल है वो उत्खनन विजय प्राप्त करने के लिए R.C. अग्रवाल है यहाँ पर उत्खनन करते हैं। क्या प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए R.C. अग्रवाल एंड इसके एक साथ में व्यक्ति होते हैं, कौन है, विजय कुमार। यानी विजय प्राप्त करने के लिए R.C. अग्रवाल के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। देख सकते हैं विजय कुमार, यानी साथ में कौन थे, विजय कुमार भी है वो इनके साथ में उत्खनन करता, यानी साथ में उत्खनन या फिर खुदाई का कार्य करने का काम करते हैं। और दोस्तों ये गणेश सभ्यता के बारे में जो बेसिक बातें थी, जैसे इसका जो गणेश सभ्यता वो नीम का थाना सीकर के अंदर विकसित होती है, और नदी की बात करें तो वो कांतली नदी के किनारे या फिर इसी नदी को बोलते हैं कांतली नदी के किनारे विकसित होती है। और जो कांतली नदी है वो राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतर प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 100 किलोमीटर लंबाई आती है। और अगर बात करें खोज की, तो खोज आप R.C. अग्रवाल के द्वारा 1972 के अंदर की जाती है। और उत्खनन की बात करें तो R.C. अग्रवाल प्लस विजय कुमार दोनों यानी साथ मिलकर वो खुदाई का कार्य करते हैं। और इनकी बात करें टाइम पीरियड की तो 1977 के अंदर खुदाई का कार्य किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, आगे नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ से साक्ष्य कौन कौन से यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिएगा इसे मैं रफ कर रहा हूं, फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आपके आगे, देखते हैं कि यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले, जो आपके बांध के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, बांध के साक्ष्य यहाँ क्यों मिलते हैं, बांध के साक्ष्य यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है कि बांध के साक्ष्य। चलिए और दोस्तों गणेश सभ्यता के बाद में अगर सभ्यताओं की बात करें, छोटी छोटी सभ्यता उसको हम कल या फिर परसों 2 दिन के अंदर समाप्त कर देंगे। चलिए बात करते हैं, जैसे यहाँ से ये आपकी नदी निकली, जैसे यहाँ से ये नदी निकलती है तो इसका प्रवाह क्षेत्र वो ढलान के अंदर है, यानी ढलान अधिक होने के कारण क्या इसका भाव क्षेत्र बहुत तेजी से भाव क्षेत्र आता है, यानी भाव क्षेत्र बहुत तेजी से था। जैसे यहाँ खंडेला की पहाड़ियों के अंदर से निकलती है, यहाँ पर जो भाव क्षेत्र है वो अधिक होने के कारण क्या होता था, जैसे इस नदी के किनारे जैसे कोई कुछ मकान वगैरह थे, यानी भाव क्षेत्र अधिक होने के कारण वो जो ये नदी जो इसका पानी वो जैसे जैसे यहाँ जाता तो ये जो पास में वस्तुएं थी उनको भी साथ में ले जाती, यानी साथ में प्रवाह कर ले जाती थी, बहा कर ले जाती। और इसी कारण क्या कहा जाता है कि इस नदी पर इस प्रकार छोटे छोटे पत्थर के बांध बनाए गए। और इसी बांध से क्या तात्पर्य था, यानी पत्थर से बांध पानी वो ढलान से आ रहा है, तो ढलान से आने के कारण क्या है कि भाव क्षेत्र बहुत अधिक होता है। जैसे यहाँ आया बांध बना दिया, पानी रुक गया, फिर यहाँ से छोड़ा तो यहाँ आया, यानी मौसम बनने से पहले, यानी स्पीड बनी पानी की स्पीड बढ़ने से पहले क्या कर दिया, एक और बांध बना दिया। और इसी प्रकार से बांध बनाकर पानी की जो गति है वो धीमी की गई, और इसीलिए आपके जो यहाँ पर बांध के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें, ठीक है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा। चलिए अगर नेक्स्ट बात करते हैं
चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करें, इस सभ्यता को आपके ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता, क्यों कहा जाता है, कारण क्या है ताम्रयुगीन सभ्यता कहने का। दोस्तों हमें यहाँ से बात करें ना, अगर जो योग गणेश सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से तांबे के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तांबे के सर्वाधिक साक्ष्य वो इसी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। इसी सभ्यता से क्या है, तांबे के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कॉपर के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इस सभ्यता में इस सभ्यता में आपके इस सभ्यता में तांबे के 99% तांबे के 99 साइड डाल देता हूं दोस्तों, आपके तांबे के 99% है, यानी यहां से जो वस्तुएं प्राप्त होती है वो इस सभ्यता में यानी इस सभ्यता में जो वस्तुएं 99% किसकी बनी होती है, यानी इस सभ्यता में जो वस्तु मिली है या जो वस्तुएं 99% किसकी थी, तांबे से निर्मित है, प्राप्त हुई है, यानी इस सभ्य से जो भी हमें वस्तु प्राप्त होती है वो क्या है 99% यानी प्योर तांबे से प्राप्त होती है, प्योर तांबे से प्राप्त होती है। और इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं, आपके ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कहते हैं, जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेकिन अगर ताम्रयुगीन सभ्यता की नगरी की बात करें तो वो आपके आर्य सभ्यता है, वो ताम्रयुगीन सभ्यता की नगरी कहलाती है। लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी की बात करें तो जननी कौन सभ्यता कहलाएगी, गणेश्वर सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता की क्या कहते हैं दोस्तों, जननी कहते हैं। ये दोस्तों थोड़ा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता कहते हैं। तो आपके दोस्तों आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। जननी कहा जाता है दोस्तों, जननी कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता की। किस सभ्यता को कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को। क्यों कहा जाता है इसके बारे में ध्यान रखना कि यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो सर्वाधिक तांबे से प्राप्त, यहाँ तांबे से निर्मित प्राप्त होते हैं दोस्तों। यहाँ लिख सकते हैं जो गणेश्वर सभ्यता का अगर पीरियड काल की बात करें तो ये आपके 2800 ईसा या फिर बीसी की सभ्यता है, यानी 2800 बीसी की सभ्यता है। तो मान सकते हैं कि हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता है, हड़प्पा कालीन से भी पुरानी सभ्यता मानी जाती है। तो इसीलिए इसके क्या क्या नाम आते हैं, उपनाम, प्राक, लिख सकते हैं हमें प्राक हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, प्राक हड़प्पा, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं, पूर्व हड़प्पा, या फिर इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी युगीन, ताम्रयुगीन। यहां लिख देता हूं मैं जननी, ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहते हैं। यानी जो गणेश्वर सभ्यता का उद्गम है या फिर जो विकास है इसका 2800 बीसी के अंदर यानी ईसा पूर्व के अंदर होता है। लेकिन बात करें अगर हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता का जो शासनकाल रहता है या फिर सिंधु सभ्यता का वो कितना 550 से 2350 से आगे 1700 बीसी रहता है, यानी ये 2800 बीसी है। तो मान सकते हैं कि जाहिर सी बात है गणेश्वर सभ्यता है वो हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता है। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हड़प्पा, आपके प्राक हड़प्पा सभ्यता या फिर पूर्व हड़प्पा सभ्यता, या इसे हमें ताम्रयुगीन सभ्यता भी बोल सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट और लिख लेना, यहाँ से जो सर्वाधिक आपके तांबे की वस्तु प्राप्त होती है, यहाँ से सर्वाधिक है वो तांबे की वस्तु प्राप्त होती है। या फिर यहाँ से या फिर भारत में सर्वाधिक तांबे के जो अवशेष है वो इसी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। यानी भारत में सर्वाधिक तांबे के अवशेष है वो किस सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। लिख सकते हैं इसी सभ्यता से
सभ्यता से प्राप्त होते हैं, सभ्यता से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। जाहिर सी बात है कि सर्वाधिक तांबे यहीं से प्राप्त हुए। प्राप्त होने के कारण क्या है कि इसको यानी मान सकते हैं जो सभ्यता यहाँ से जो सर्वाधिक वस्तु प्राप्त होती है वो किसकी बनी होती है, तांबे की बनी है। यानी यहाँ से जो हमें वस्तु मिली या साक्ष्य मिले वो सर्वाधिक है तांबे से निर्मित है, और इसी कारण से क्या कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे बात करेंगे यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसके बारे में देखते हैं। आगे साक्ष्य क्या क्या प्राप्त होते हैं उसके बारे में भी हमें गौर करेंगे कुछ। चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ से हमें साक्ष्य क्या क्या प्राप्त होते हैं उसके बारे में देखते हैं। क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चलिए यानी हम लिख सकते हैं साक्ष्य। साक्ष्य के बारे में बात करें तो यहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं गणेश्वर सभ्यता के। प्रथम अगर बात करें कि यहाँ से हमें जो मछली पकड़ने का क्या मिला है, कांटा मिला है, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं कि जो कांतली नदी है वो नित्यवाही नदी या फिर बारहमासी नदी थी, क्योंकि हमें यहाँ से जो मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त होता है। और इसे ये भी लगा सकते हैं, ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो मांसाहारी और शाकाहारी। कैसे मांसाहारी व शाकाहारी क्यों थे, क्योंकि अगर मछली मिल रही है तो वे मांसाहारी थे, वरना आगे शाकाहारी थे। चलिएगा बात करें कि यहाँ से हमें मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त होता है। क्या मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त होता है, मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त होता है। प्राप्त होता है यानी इससे क्या लगा सकते हैं अनुमान कि यहाँ के लोग हैं जो मांसाहारी व शाकाहारी थे। क्या थे, मांसाहारी व आपके शाकाहारी थे, शाकाहारी थे। यानी अगर मछलियां मिल रही है तो वे मांसाहारी थे, लेकिन नहीं मिल रही है तो वे शाकाहारी भी थे। और जो मछली पकड़ने का जो कांटा प्राप्त होता है, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं जो कांतली नदी है वो आपकी कौन सी नदी थी, नित्यवाही नदी या फिर आपके बारहमासी नदी थी, लेकिन वर्तमान के अंदर वो नदी सूख चुकी है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें आपके तांबे का पेचदार पिन मिलता है। यहाँ से हमें तांबे का पेचदार, तांबे की पेचदार पिन प्राप्त होती है। अगर सेकंड बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, और सेकंड बात करें यहाँ से हमें एक भाला मिलता है तांबे का, और औजार भी मिलते हैं कुछ भाला। और आपकी क्या बात करते हैं, आपके यहाँ से हमें चूड़ियां व तीर और भाले भी प्राप्त होते हैं। क्या क्या मिलते हैं, चूड़ियां हम लिख सकते हैं क्या, भाला प्राप्त होता है। यहाँ से हमें चूड़ियां व भाला प्राप्त हुए गणेश्वर सभ्यता के। गणेश्वर सभ्यता से 30 की हम बात करें, जो यहाँ से औजार व आपके घरेलू सामग्री और तांबे से प्राप्त होती है। यहाँ से तांबे के औजार व घरेलू सामग्री प्राप्त होती है। घरेलू सामग्री के अंदर जैसे बर्तन आगे क्या, चिमटा, थाली, गिलास आदि है, वो घरेलू सामग्री है, वो आपके तांबे से मिलते हैं। और जो यहाँ में हमें नोट लगाकर लिख सकते हैं कि तांबे की सर्वाधिक साक्ष्य या फिर तांबे की सर्वाधिक वस्तु मिलने के कारण क्या है, यहाँ के लोग हैं वो तांबे के अलावा और किसी से परिचित नहीं थे। यानी यहाँ के लोग हैं तांबे के अलावा अन्य धातु से परिचित नहीं थे। या फिर हम लिख सकते तांबे के अलावा है वो आपके क्या है, तांबे के अलावा
अन्य वस्तु से परिचित नहीं थे या फिर अन्य धातु से परिचित नहीं थे। अन्य वस्तु से क्या नहीं थे, वस्तु से आपकी परिचित नहीं थे, यानी परिचित नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वाधिक किसके साक्ष्य मिलते हैं या फिर किसकी कौन वस्तु मिलती है, तांबे की मिलती है, इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो अन्य वस्तु से क्या नहीं थे, आपके परिचित नहीं थे। दोस्तों अगर बात करें, नेक्स्ट बात करें, तो यहाँ से हमें आपके क्या मिलते हैं, मकान मिलते हैं। वो मकान किसके मिलते हैं, मकान पत्थरों के मिलते हैं, नहीं कि ईंटों के मिलते हैं। अगर बात करें मकान पत्थरों से निर्मित थे, तो यहाँ के जो मकान थे वो आपके किसके निर्मित थे, पत्थरों से निर्मित थे। अगर नेक्स्ट बात को और करते हैं तो यहाँ से आपकी एक यहाँ से और लिख लेना आप, नेक्स्ट लास्ट बात है कि यहाँ पर जो आपके मकान और पत्थरों से निर्मित है, और यहाँ पर आपके पत्थरों से निर्मित क्या मिला है, आपके बांध भी पत्थरों से निर्मित मिला है। क्या लिख सकते हैं, पत्थर से निर्मित, पत्थर से निर्मित बांध के साक्ष्य प्राप्त है, पत्थर से निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं। चलिए दोस्तों, ये आपकी गणेश सभ्यता की कंप्लीट कर लिए। गणेश सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि गणेश सभ्यता है वो आपके झुंझुनू सॉरी आपके नीम का दाना सिक्कर के अंदर विकसित होती है। हाँ दोस्तों, गणेश सभ्यता वो आपके नीम के थाने सिक्कर विकसित होती है। नदी की बात करें तो कांतली नदी के किनारे विकसित होती है, उसके बारे में पढ़ा। और जो आपके कांतली नदी है वो किसके जिले के अंदर बहती है, तो आपके सिक्कर, किसके जिले के अंदर बहती है दोस्तों, सिक्कर है आपके झुंझुनू जिले के अंदर बहती है। और ये झुंझुनू जिले को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है कांतली नदी। अगर और कांतली नदी के बारे में बात करें तो कांतली नदी है वो आपके राजस्थान की पूर्णतः अंतः प्रवाह की नदी है, जो 100 किलोमीटर लंबाई है। यानी राजस्थान के अंदर है वो पूर्णतः आपके राजस्थान के अंदर पूर्णतः अंतः प्रवाह की नदी मिलती है आपके कांतली नदी। अगर बात करें कि जो ओवरऑल की बात करें अगर की अंतः प्रवाह की नदी सबसे लंबी नदी कौन है, तो घग्गर नदी है, वो सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और उसके खोजकर्ता के बारे में हमने बात की कि आर.सी. अग्रवाल के द्वारा खोज की गई थी। और इसी प्रकार दोस्तों हमें गणेश सभ्यता को कंप्लीट कर लेते हैं। और नेक्स्ट एक छोटी सी सभ्यता और आती है नगरीय सभ्यता, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता चलिए, गणेश सभ्यता हमने कंप्लीट कर लिए। और दोस्तों इससे जो क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा करें, मोस्ट इंपोर्टेंट वो क्वेश्चन है कौन सा है, ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं गणेश सभ्यता को, उसको थोड़ा ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट सभ्यता थी आपकी नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता के बारे में बात करें। नगरीय सभ्यता दोस्तों, नगरीय सभ्यता वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहां पर है, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर विकसित हुई है, चित्तौड़गढ़ के अंदर विकसित होती है। अगर नदी की बात करें तो ये नगरीय सभ्यता वो आपके बेड़च नदी के किनारे, कौन सी नदी है, बेड़च नदी। और दोस्तों हमने पढ़ा था आर्य सभ्यता के अंदर, हमने पढ़ा जो बेड़च नदी है वो उदय सागर झील में गिरने से पहले किस नाम से जानी जाती है, तो आपके आर्य नदी के नाम से जानी जाती है, उदय सागर झील में गिरने से पहले। लेकिन उदय सागर झील में गिरने के बाद में वो बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों बेड़च नदी व गंभीरी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है, आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बेड़च नदी व गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है, ध्यान रख लेना। नगरीय सभ्यता की बात करें, और अगर हम बात करें नगरीय सभ्यता के बारे में तो दोस्तों इसके उत्खनन की बात करें तो आपके डी.आर. भंडारकर है वो इसके उत्खनन करता आते हैं। डी.आर. भंडारकर कौन है दोस्तों, उत्खनन करता डॉक्टर डी.आर. भंडारकर।
दोस्तों यहाँ पर जो उत्खनन है वो D.R. भंडारकर के द्वारा 1900 कब किया जाता है, 1904 के अंदर किया जाता है। 1904 के अंदर यहाँ पर उत्खनन किया जाता है D.R. भंडारकर के द्वारा। तो यहाँ पर है वो सर्वाधिक जो यहाँ पर है वो सबसे प्राचीन यानी सर्वाधिक प्राचीन है वैष्णव संप्रदाय का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। वैष्णव संप्रदाय का साक्ष्य प्राप्त होता है सर्वाधिक प्राचीन। चलिए क्या लिख सकते हैं, वैष्णव संप्रदाय के सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगर तो बात करें कि नगरी, ये नगरी के प्राचीन नाम की बात करें, प्राचीन नाम क्या आता है नगरी का प्राचीन नाम, किसका दोस्तों, नगरी का प्राचीन नाम की बात करें तो आप क्या आता है मध्यमिका। मध्यमिका इसका प्राचीन नाम आता है। और बात करें ये किसकी राजधानी थी तो आपके शिवी जनपद की राजधानी आती है। राजधानी की बात करें तो आपके शिवी जनपद की राजधानी, शिवी जनपद की राजधानी थी। और यहां हम लिख सकते हैं कि शिवी जनपद की राजधानी थी। और इसीलिए जो शिवी जनपद है, शिवी जनपद से साक्ष्य मिलता है, शिवी जनपद का साक्ष्य मिलता है। और शिवी जनपद से हमें यहाँ सिक्के हुए 4 कुएं चक्राकार कुएं मिलते हैं। यहाँ लिख सकते हैं शिवी जनपद से सिक्के हुए कितने 4 कुएं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कुएं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों, कुएं के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें कि यहाँ से हमें 2 शिलालेख भी प्राप्त होते हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। यहाँ से हमें 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं। एक शिलालेख दोस्तों आपके गोसुंडी शिलालेख आता है। और दूसरे की बात करें तो हाथी बरकला का शिलालेख आता है। हाथी बरकला का शिलालेख, यहाँ से 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं। 2 शिलालेख, प्राप्त होते हैं। 2 शिलालेख कौन कौन से आते हैं तो उसकी बात करें कि प्रथम शिलालेख है वो आपका कौन सा, गोसुंडी का शिलालेख आता है दोस्तों। गोसुंडी का शिलालेख। और नेक्स्ट बात करें तो आपके कौन सा, हाथी बरकला का शिलालेख, हाथी बरकला का शिलालेख। अगर बात करें गोसुंडी शिलालेख की दोस्तों, गोसुंडी शिलालेख है, इसके अंदर हमें सांप्रदायिक जो आपकी वल्लभ संप्रदाय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वल्लभ संप्रदाय की प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं वल्लभ संप्रदाय की जानकारी मिलती है। वल्लभ संप्रदाय के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्राचीन साक्ष्य हमें गोसुंडी शिलालेख से प्राप्त होते हैं दोस्तों। गोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसके द्वारा, 1904 के अंदर इसे पढ़ा गया था। 1904 के अंदर इसे पढ़ा गया। लेकिन इसकी जो उत्खनन की बात करें तो उत्खनन या फिर इसकी जो खोज है वो D.R. भंडारकर से भी पहले एक व्यक्ति ने कर दी थी। यानी इसकी खोज की बात करें तो खोज है वो सर्वप्रथम खोज, लिख सकते हैं हमें सर्वप्रथम खोज। सर्वप्रथम अगर खोज की बात करें तो किसके द्वारा की गई थी, सर्वप्रथम खोज है वो श्यामल दास के द्वारा। श्यामल दास के द्वारा वो 1887 के अंदर है इससे इसकी जो शिलालेख है खोज कर ली गई थी, गोसुंडी शिलालेख, जिसके अंदर हमें वल्लभ संप्रदाय के जो प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों गोसुंडी शिलालेख से। और एक यहाँ से हमें बरकला का या फिर हाथी बरकला का शिलालेख प्राप्त होता है। जो शिलालेख 1904 के अंदर पढ़ा गया था।
1904 के अंदर इसको पढ़ा गया। और दोस्तों आपके हमने बात की कि ब्रज नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित होती है, नगरीय सभ्यता। और दूसरी एक नगरीय सभ्यता थी, उसकी भी ध्यान रख लेना। और एक बात यहाँ पर और लिख सकते हो आप है कि दोस्तों ये सबसे प्राचीन या फिर प्रथम सभ्यता थी, राजस्थान की प्रथम सभ्यता है। यहाँ लिख दे राजस्थान की प्रथम सभ्यता। दोस्तों ये ध्यान रखना ना, राजस्थान की जो प्रथम सभ्यता कौन सी है, राजस्थान की प्रथम सभ्यता और नगरीय सभ्यता थी राजस्थान की प्रथम सभ्यता। और इसकी खोज की बात करें तो डी आर भंडारकर के द्वारा की गई थी खोज। और ये शिविर जनपद की राजधानी भी रही है। और प्राचीन नाम की बात करें तो मध्यमी का इसका प्राचीन नाम आता है। और दो शिलालेख यहाँ से प्राप्त होते हैं, पहला घोसुंडी का शिलालेख, दूसरा हाथीबरकला का शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख से हमें यहाँ पर क्या मिलता है, वल्लभ संप्रदाय की जानकारी मिलती है। और यहाँ से जो वैष्णव संप्रदाय उसकी सर्वाधिक प्रथम या फिर सबसे पहले जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं, सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य नगरीय सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों हमने 2 आज सभ्यता कंप्लीट की है। गणेश सभ्यता, जो गणेश सभ्यता वो इंपॉर्टेंट रहती है आपकी। और सेकंड हमने नगरीय सभ्यता के बारे में देखा है। और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू, जय हिंद, जय भारत।